हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ नीट बायोलॉजी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लेके आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 सेंटीमीटर थिक होती है। और इसको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है: सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। कोलन को फर्दर 4 भागों में बांटते हैं: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। याद रखिएगा, कोलन का शॉर्टेस्ट पार्ट होता है असेंडिंग कोलन। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये है इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है इलियोसिकल जंक्शन पर और वहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर लंबा ब्लाइंड ट्यूब या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ह्यूमन बॉडी में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता। और यहाँ से शुरू होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहला पार्ट है सीकम, उसके बाद असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और जो ओपनिंग होती है आउटसाइड में वो कहलाती है एनस। सीकम जो होता है वो 6 सेंटीमीटर लंबा, 7.5 सेंटीमीटर थिक होता है। ये एक थिक सैक है और फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है सीकम। सीकम में इलियम खुलती है और इलियम ओपन्स एट द जंक्शन ऑफ सीकम एंड कोलन। ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू द सीकम इज कॉल्ड इलियोसिकल ओरिफाइस। ये जो ओपनिंग है इलियम की सीकम में, इसे इलियोसिकल ओरिफाइस कहते हैं। और यहाँ पर जो वॉल्व होता है उसमें 2 सेमिलूनर कस्प्स होते हैं और उस वॉल्व को कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द 2 सेमिलूनर फ्लैप लाइक फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन and this valve is called ileocecal valve. इलियोसिकल वॉल्व से या इलियोसिकल ओपनिंग से 2 सेंटीमीटर नीचे एक 9 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं और ये वेस्टिजियल होती है ह्यूमन बॉडीज में। तो 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल ओरिफाइस a thin 9 centimeter long blind tube is present which is known as vermiform appendix. अपेंडिक्स इज इजीली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय फूड पार्टिकल्स। जो अपेंडिक्स होता है उसमें फूड पार्टिकल आसानी से उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें पस पड़ जाती है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और इस इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। द अपेंडिक्स इज इजीली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फूड पार्टिकल, इट स्वेल्स एंड लार्जेस एंड कॉजेज द पेन। दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं: एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है मतलब भूख नहीं लगती, नोजिया और वॉमिटिंग। और इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, जिसे हम अपेंडेक्टमी भी कहते हैं। सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। याद रखिएगा, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हैं वो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज के लिए बने होते हैं और इनमें जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है और प्रोटोजोआ की मदद से होता है। और इसीलिए सीकम और अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होते हैं हर्बीवोर्स में, क्योंकि हर्बीवोर्स का ही जो भोजन होता है वो मुख्यतः सेलुलोज होता है, जबकि हमारे में सेलुलोज भोजन के रूप में नहीं लिया जाता। इसलिए ह्यूमन बॉडीज में सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आर वेस्टिजियल। कोलन, ये कोलन है, ये डायग्राम से दिखाया गया है। ये हमारा लिवर है, लिवर के नीचे कोलन होती है और राइट या असेंडिंग कोलन, राइट साइड में जो असेंडिंग कोलन है वो लिवर के राइट बॉर्डर को कोरस्पॉन्ड करती है, जबकि लिवर के लेफ्ट बॉर्डर पे हमारा जो कोरस्पॉन्ड करती है वो होती है हमारी डिसेंडिंग कोलन। तो ये हमारा सीकम था, ये कोलन है। कोलन में 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम। याद रखिएगा कि ये थिक होती है, मोटी होती है और पकड़ शेप में होती है, जैसे पकरिंग होती है ना उस तरह की शेप में होती है। जो इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं, आपको पता है कि हमारे पूरे के पूरे माउथ से लेके एनस तक पूरी जीआईटी में जो कोट्स हैं वो 4 कोट्स या ट्यूनिक्स होते हैं। और मस्कुलरिस में 2 तरह की मसल्स होती हैं, अंदर की ओर सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं जबकि बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं। तो कोलन में जो मसल फाइबर्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, वो 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें टीनिया कोलाई कहते हैं। और टीनिया कोलाई की जो टोटल लेंथ होती है
वो कोलन की टोटल लेंथ से क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें एक टेंशन होगी जिसकी वजह से इसमें पकड़िंग आ जाएगी, पकड़ शेप आ जाएगी और इस तरीके से आपको ये गांठ के रूप में दिखाई देती है। और इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं हॉस्ट्रा। तो ये कोलन है, ये सीकम है, ये कोलन के पार्ट्स हैं। और टीनिया कोलाई होता है आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, जो कि 3 अलग अलग सेट के फॉर्म में होते हैं, पूरी लेंथ में आपको दिखाई देते हैं। और इनकी वजह से ये हमारी जो कोलन है वो सेगमेंटेड दिखाई देती है और एक सेगमेंट को कहते हैं हॉस्ट्रा। और कहीं कहीं पर इसमें फैट डिपोजिशन दिखाई देता है जिसे हम एपीप्लोइक अपेंडेजेस कहते हैं। और कोलन का लास्ट पार्ट होता है सिग्मॉइड कोलन, जो रेक्टम के द्वारा रेक्टम में खुलता है और रेक्टम की बाहरी ओपनिंग कहलाती है एनस। द कोलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखिएगा, कोलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि कोलन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो असेंडिंग कोलन होता है। इट इज़ 1.25 मीटर लॉन्ग। इट इज़ इन्वर्टेड यू शेप। जो कोलन होती है वो इन्वर्टेड यू शेप की होती है। इट सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कोलन है उसके अंदर की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन भरी रहती है। इसका मतलब ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड करती है। इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं कोलन के, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन, जो कि एस शेप होती है। याद रखिएगा, सिग्मॉइड कोलन की जो शेप है वो एस शेप्ड होती है और असेंडिंग कोलन शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलन है। विलाई आर एब्सेंट इन कोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलन में विलाई एब्सेंट होती हैं, कोलन में विलाई नहीं होती। द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन 3 थिक बैंड्स विजिबल ऑन इट्स सरफेस। और इन 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के इन 3 बैंड्स को कहते हैं टीनिया कोलाई। और टोटल लेंथ ऑफ दिस टीनिया कोलाई इज लेस देन दैट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कोलन, जिसकी वजह से जो वॉल ऑफ कोलन है इज थ्रोन इनटू द सीरीज ऑफ स्मॉल सेक लाइक पाउचेस कॉल्ड सेकुलाई और hostra. It gives the puckered appearance to colon. Peritoneum forms number of small fat-filled pouches called epiploic appendages. जो epiploic appendages होते हैं वो पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं जिसमें फैट भरी होती है। रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम इज 17 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, 17 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स। जो रेक्टम होता है वो सैक्रम और कॉकेक्स के इन फ्रंट में लाई करता है। इट एंड्स इनटू एनल कैनाल। रेक्टम एनल कैनाल में एंड करता है। एनल कैनाल इज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। एनल कैनाल ओपन्स इनटू एनस। एनल कैनाल एनस में ओपन करती है। जो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं रेक्टम में वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाते हैं और जो कि इनवॉलेंट्री होता है। याद रखिएगा, एनस में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो कि सर्कुलर मसल फाइबर से बना होता है और ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जबकि बाहर की ओर जो एनल ओपनिंग है उसमें स्ट्राइटेड या वॉलेंट्री मसल्स का एक रिंग होती है जिसे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री होता है। और एनस में ये कुछ एनल कॉलम्स होते हैं जिन्हें एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी कहते हैं। एक्चुअली में ये म्यूकोस फोल्ड्स होते हैं, म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं। इन एनल कैनाल म्यूकोसा फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स which are called anal columns of Morgagni. These anal columns have some veins. Due to the constipation, pressure inside the abdomen increases. These veins become dilated. These are called hemorrhoids or piles. याद रखिएगा, जो एनल कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के फॉर्म में होती है जिन्हें एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी कहते हैं। और एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गैग्नी में कुछ वेन्स होती हैं जो इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से डायलेटेड हो जाती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं, शरीर से बाहर दिखने लगती हैं। इस कंडीशन को हेमरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स का मुख्य कारण या मेन रीज़न जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। एपिथीलियम ऑफ होल लार्ज इंटेस्टाइन इज सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन की एपिथीलियम सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम है। बट इन डिस्टल पार्ट ऑफ एनस नियर इट्स ओपनिंग इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। तो याद रखिएगा, पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम होती है, लेकिन जहाँ पर एनल ओपनिंग होती है
वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल इज एक्टोडर्मल, और एनल कैनाल एम्ब्रियोनिक प्रोक्टोडियम के इक्विवेलेंट होती है। एनल कैनाल एम्ब्रियोनिक प्रोक्टोडियम के इक्विवेलेंट होती है। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो होते हैं जो जीआईटी का पार्ट तो नहीं होते, जीआईटी से अलग होते हैं, लेकिन उनमें बनने वाले सिक्रीशन या डाइजेस्टिव जूस हमारे डाइजेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज तीनों के तीनों एंडोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। दीज आर फॉर्म्ड बाय एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन से बनती हैं। और यहीं पर लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोडर्म से होता है। दीज ग्लैंड्स हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और ये जीआईटी के बाहर होते हैं लेकिन डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड ले रहे हैं, लिवर, जिसे हेपार भी कहते हैं। याद रखिएगा, लिवर के लिए हेपार वर्ड यूज़ होता है, इसीलिए यदि कहीं पर भी वर्ड हिपैटिक यूज़ होता है तो हमारा मतलब होता है लिवर से। जैसे हिपैटिक एनलार्जमेंट या हिपैटोमेगाली का मतलब है लिवर का बढ़ जाना, हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर का इन्फेक्शन। कहीं पर भी यदि हिपैटिक वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर। ये डायफ्राम है। डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में, एब्डोमेन के राइट साइड में एक ट्राइंगुलर ऑर्गन होता है जिसे लिवर कहते हैं। लिवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिवर, जबकि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन। तो लार्जेस्ट ग्लैंड तो होता है लिवर, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो स्किन होती है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की मदद से लिवर को 2 भागों में बांटा जाता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और इंफीरियर सरफेस पर यदि हम देखें, नीचे वाली सरफेस पर, तो गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, हेपाटिक डक्ट्स वगैरह लिवर के ही नीचे के पार्ट्स होते हैं। तो अब आइए हम लिवर को डिटेल में शुरू करते हैं। लिवर, हेपार, जिसके लिए हम हेपाटिक वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में हमारा डायफ्राम हमारी बॉडी को 2 भागों में बांटता है। अपर जो कैविटी होती है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी में हार्ट और लंग्स हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, जबकि डायफ्राम के नीचे की जो कैविटी होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी में हमारी किडनीज, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलन, लिवर, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम से शो किया है कि जो लिवर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में होता है। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लिवर लाइज अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है, और एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे राइट साइड में होता है। लिवर इज हैवियर इन मेल्स देन फीमेल्स। मेल्स में ये ज़्यादा भारी होता है। लिवर का वेट होता है 1.4 to 1.8 kg, लेकिन एवरेज वेट लिया जाता है 1.5 kg, यानी लिवर का एवरेज वेट लगभग 1.5 किलो होता है। लिवर सॉफ्ट होता है, रेडिश होता है, ब्राउन होता है कलर में, और ये 2 लोब्स में बटा रहता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब को अलग अलग करने का काम करता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट लिवर को डायफ्राम से अटैच करता है। यदि हम लिवर की लोअर सरफेस को देखें, यदि हम लिवर की इंफीरियर सरफेस को देखें, तो जो राइट लोब है वो फर्दर 3 भागों में बढ़ जाता है, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे लिवर में 4 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब तो हमें सामने से देखने पर दिख जाते हैं, लेकिन क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब को देखने के लिए हमें लिवर की लोअर सरफेस पे जाना पड़ेगा,
इंफीरियर सरफेस पे जाना पड़ेगा। लिवर की इंफीरियर या लोअर सरफेस पर यदि हम देखें तो एक डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे पोर्टा हिपैटिस कहते हैं। और पोर्टा हिपैटिस का लिटरल मीनिंग होता है गेट। ये एक गेट है जहां से हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन और जो हमारी पोर्टल वेन है वो एंटर करती है और बाइल डक्ट बाहर आती है। तो याद रखिएगा, पोर्टा हिपैटिस ये एक एंट्री गेट है जहां से लिवर में जो कुछ भी एंटर करना है या बाहर निकलना है वो इसी गेट से निकलती है। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर एट इट्स मिडल पार्ट हैज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा मीन्स द गेट। ऑल द आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स एंटर द लिवर फ्रॉम हेयर। लिवर इज कवर्ड बाय अ थिन कैप्सूल। पूरे लिवर के ऊपर एक थिन कैप्सूल होता है जिसमें दो लेयर्स होती हैं, जिसकी इनर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जबकि आउटर लेयर विसरल पेरिटोनियम से बनी होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, लिवर इज मेड अप ऑफ सेवरल हेक्सागोनल हिपैटिक लोब्यूल्स। याद रखिएगा, लिवर को यदि आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्लाइस देखें तो हेक्सागोनल, जैसे हेक्सागन होता है तो हेक्सागोनल लोब्यूल्स से बना होता है लिवर। और हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। जैसे लाइफ की यूनिट होती है सेल, बॉडी की यूनिट होती है सेल, ठीक उसी तरीके से लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम है हिपैटिक लोब्यूल्स। एट ईच कॉर्नर ऑफ हिपैटिक लोब्यूल देयर इज अ पोर्टल ट्रैक्ट और पोर्टल ट्रायड। और ईच पोर्टल ट्रायड में होता है ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक डक्ट। देखिए, अभी हमने बात करी कि यदि हम लिवर का एक पीस काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है और इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। हिपैटिक लोब्यूल जो होता है वो लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इन हिपैटिक लोब्यूल्स के जो कि हेक्सागन है, इनके हर कॉर्नर पर, यानी 6 कॉर्नर होते हैं इनके, तो हर कॉर्नर पर आपको एक ट्रायड मिलता है जिसे पोर्टल ट्रायड कहते हैं। और पोर्टल ट्रायड में आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच, हिपैटिक वेन की ब्रांच और पोर्टल वेन की ब्रांच। और सेंटर में जो होता है वो होता है सेंट्रल वेन। हिपैटिक लोब्यूल के सेंटर में आपको जो मिलता है वो मिलता है हिपैटिक सेंट्रल वेन। Hepatic artery, hepatic vein and bile duct present in portal triad surrounded by a small narrow space known as space of Moll। ये जो पोर्टल ट्रायड है जिसमें हिपैटिक आर्टरी है, हिपैटिक वेन है और बाइल डक्ट है, इसके स्मॉल स्पेस को कहते हैं स्पेस ऑफ मॉल। लिवर सेल्स आर कॉल्ड हिपैटोसाइट्स। लिवर की सेल्स को हिपैटोसाइट कहा जाता है। दीज आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल वेन टू पेरिफेरी। ये मैंने एक हिपैटिक लोब्यूल बनाया है जो कि हेक्सागन होता है। इसके हर कॉर्नर पर पोर्टल ट्रायड होता है और पोर्टल ट्रायड में आपको मिलता है हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन और बाइल डक्ट और सेंटर में होती है सेंट्रल वेन। ये हिपैटोसाइट्स हैं। लिवर की सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहते हैं और हिपैटोसाइट्स कॉर्ड्स की फॉर्म में फैली रहती हैं। कहाँ से कहाँ तक? सेंट्रल वेन से लेकर पेरिफेरी तक। ये आपकी कॉर्ड ऑफ हिपैटोसाइट्स हैं। लोब्यूल्स के ऊपर एक थिन शाइनी कैप्सूल होता है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। याद रखिएगा, सभी लोब्यूल्स के ऊपर, लिवर के सभी लोब्यूल्स के ऊपर एक शाइनी कैप्सूल होता है, थिन कैप्सूल होता है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। हर कॉर्नर पर पोर्टल ट्रायड होता है और हिपैटोसाइट्स सेंट्रल वेन से पेरिफेरी की तरफ कॉर्ड्स के रूप में फैली होती हैं जिन्हें हिपैटोसाइट्स कहते हैं। हिपैटोसाइट्स के बीच के इस स्पेस में ब्लड भरा रहता है और इन्हें हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं। हिपैटिक साइनोसॉइड्स की ये जो लाइनिंग है ये एंडोथीलियम से बनी होती है और हिपैटिक साइनोसॉइड और हिपैटोसाइट के बीच में ये जो स्पेस होता है इसे पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिसी कहते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हिपैटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ जो कैप्सूल होता है, शाइनी थिन कैप्सूल, उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। हिपैटिक लोब्यूल के हर एंड पर जो ट्रैक्ट होता है उसे पोर्टल ट्रैक्ट या पोर्टल ट्रायड कहते हैं। ट्रायड इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे 3 स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। सेंटर में सेंट्रल वेन होती है,
सेंट्रल वेन से हिपैटोसाइट्स कॉर्ड्स के फॉर्म में पेरिफेरी की तरफ जाती हैं, और हिपैटोसाइट्स की कॉर्ड्स के बीच बीच में कुछ स्पेस होता है जो ब्लड फिल्ड होता है, ब्लड से भरा रहता है, जिसे हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं। और हिपैटिक साइनोसॉइड्स और हिपैटोसाइट्स के बीच के स्पेस को पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिसी कहते हैं। तो हिपैटोसाइट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ sinusoids by a narrow space called space of Deci. Each lobule is covered by a thin capsule which is known as Glisson's capsule. तो ग्लिसन कैप्सूल हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर का कैप्सूल होता है। ग्लिसन कैप्सूल इज फाउंड इन मैमल्स ओनली। याद रखिएगा, ग्लिसन कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलता है। स्पेस बिटवीन शीट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स इज फिल्ड विद ब्लड। दिस स्पेस इज कॉल्ड हेपेटिक साइनोसॉइड्स। These are lined by endothelial cells. याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन हिपैटिक लोब्यूल्स पूछा जाता है। तो हिपैटिक लोब्यूल्स में ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? ये करता है पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ। पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ, यानी सबसे पहले पोर्टल ट्रायड से आता है साइनोसॉइड्स, और साइनोसॉइड से आता है सेंट्रल वेन में। तो पोर्टल ट्रायड से ब्लड गया साइनोसॉइड्स में, साइनोसॉइड से गया सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन से निकली हेपेटिक वेन जो कि इंफीरियर वीना कावा में खुलती है। तो ये डायरेक्शन है ब्लड की हेपेटिक लोब्यूल्स में। सम फैगोसिटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन हेपेटिक साइनोसॉइड्स। याद रखिएगा, हेपेटिक साइनोसॉइड्स में जो कि ब्लड फिल्ड स्पेस होते हैं, उनमें कुछ फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं कफर सेल्स या स्टिलेट सेल्स या हेपेटिक मैक्रोफेजेस। तो हेपेटिक मैक्रोफेजेस, स्टिलेट सेल्स या कफर सेल्स फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो लिवर के हेपेटिक साइनोसॉइड्स में मिलती हैं। और कफर सेल्स ईट डेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया। बाइल इज फॉर्म्ड बाय हेपेटोसाइट ऑफ लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाइल, जिसे हिंदी में पित्त कहते हैं, तो बाइल का निर्माण तो लिवर की हेपेटोसाइट्स में होता है, लेकिन स्टोर लिवर में नहीं होता। बाइल का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। ब्लड एंड बाइल फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन इन हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स में जो ब्लड और बाइल के फ्लो की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होती है। ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन अभी आपने देखी पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ, लेकिन जो बाइल की डायरेक्शन होती है वो इसके अपोजिट होती है, सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड की तरफ। तो ये बाइल का फ्लो है, चार्ट है। हेपेटोसाइट में बाइल बना, बाइल कलेक्ट हुआ बाइल कैनालिकुली में। बाइल कैनालिकुली आपस में मिलकर बनाती हैं बाइल डक्ट्यूल्स, जिन्हें हैरिंग कैनाल्स कहते हैं। याद रखिएगा, बाइल कैनालिकुली मिलकर आपस में बनाती हैं बाइल डक्ट्यूल्स, जिन्हें हैरिंग कैनाल्स कहते हैं। और बाइल डक्ट्यूल्स आपस में मिलकर बनाते हैं हेपेटिक डक्ट, और हेपेटिक डक्ट आपको मिलती है पोर्टल ट्रायड में। और राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स आपस में मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट को कहते हैं डक्टस कॉलीडोकस। और डक्टस कॉलीडोकस कंबाइन करती है पैनक्रियाटिक डक्ट से और बनाती है एम्पुला ऑफ वेटर, और एम्पुला ऑफ वेटर खुलता है ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में। इस तरीके से समझना तो थोड़ा मुश्किल है, आइए इसे डायग्राम से समझते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का मतलब लिवर की सेल्स। लिवर की सेल्स में बाइल बना, बाइल निकलकर वहाँ से जमा हुआ कैनालिकुली में, जिन्हें बाइल कैनालिकुली कहते हैं। बहुत सारी बाइल कैनालिकुली आपस में मिलकर बनाती हैं बाइल डक्ट्यूल्स। बाइल डक्ट्यूल्स कहलाते हैं हैरिंग कैनाल। बहुत सारे बाइल डक्ट्यूल्स आपस में मिलकर बनाती हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट दो होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन होती है, और फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट को कहते हैं डक्टस कॉलीडोकस। और कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियास से आने वाली डक्ट से मिलकर बनाती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर बनाती है एम्पुला ऑफ वेटर, और एम्पुला ऑफ वेटर खुलता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। व्हेन गॉल ब्लैडर इज रिलैक्स, जब गॉल ब्लैडर रिलैक्स होता है तो ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हम
खाना खाते हैं और हमारे खाने में स्पेशली फैट होता है तो कॉलीसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और उसका बाइल कॉमन बाइल डक्ट की मदद से ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में पहुंच जाता है। तो व्हेन गॉल ब्लैडर इज रिलैक्स्ड, बाइल गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। आफ्टर फैटी मील, contraction of gallbladder occurs due to hormone cholecystokinin CCK and it releases bile। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन किस हार्मोन की वजह से होता है, cholecystokinin। Bile goes into common bile duct। Common bile duct then combines with pancreatic duct and forms hepatopancreatic ampulla of Vater, which opens into second part of duodenum। This opening is called the major duodenal papilla and it is guarded by the sphincter known as sphincter of Oddi। और sphincter of Boyden होता है opening of bile duct पर before it joins the pancreatic duct। इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा था कि बाइल बना हेपेटोसाइट्स में, बाइल कलेक्ट हुआ बाइल डक्ट्यूल्स में, बाइल डक्ट्यूल्स ने आपस में मिलकर हिपैटिक डक्ट्स बनाई। हिपैटिक डक्ट दो तरह की होती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ने आपस में मिलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाई। कॉमन हिपैटिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, तो सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन हो गई और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट ने मिलकर बनाया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस कॉलिडोकस कहते हैं। ये हमारी ड्यूडेनम है जो कि सी शेप की होती है और इसके सी की कॉन्कैविटी में एक ऑर्गन होता है जो लीफ लाइक होता है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। और पैनक्रियास से भी हमारा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से आता है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट और आपकी कॉमन बाइल डक्ट आपस में जुड़ जाती है और बनाती है एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलता है, लेकिन जहाँ पर ये खुलता है उसे मेजर ड्यूडेनल पैपिला कहते हैं। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट के मिलने से बनती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से बनता है एम्पुला ऑफ वेटर, और एम्पुला ऑफ वेटर खुलता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में और वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है तो उससे पहले उसमें एक स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन इज अ स्फिंक्टर ऑन कॉमन बाइल डक्ट एंड ये कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ने से जस्ट पहले। याद रखिएगा, रैट्स और हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं होता। रैट्स में और घोड़े में, चूहे में और घोड़े में गॉल ब्लैडर नहीं होता। ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर, लिवर की ब्लड सप्लाई। यहाँ पे मैंने देखिए जो ब्लू है वो इम्प्योर ब्लड को शो कर रहा है और जो रेड है वो प्योर ब्लड को शो कर रहा है। तो लिवर को प्योर ब्लड मिलता है एओर्टा से, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। लिवर को प्योर ब्लड मिलता है हिपैटिक आर्टरी के थ्रू, प्योर ब्लड मिलता है एओर्टा से। और इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन, इंटेस्टाइन में हम जो कुछ खाते हैं न्यूट्रिएंट्स को पचने के बाद हिपैटिक पोर्टल वेन कलेक्ट करती है। इसका मतलब हिपैटिक पोर्टल वेन में इम्प्योर ब्लड तो होता है लेकिन फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं इंटेस्टाइन में जाकर वो पच जाता है और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है और उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को लेकर हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर में आती है। यानी हिपैटिक पोर्टल वेन में ब्लड तो इम्प्योर होता है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका मतलब लिवर में जो ब्लड आता है वो दो सोर्सेज से आता है, हिपैटिक पोर्टल वेन से और हिपैटिक आर्टरी से। और उसके बाद जब इसमें यूज़ हो जाता है ब्लड तो हिपैटिक वेन उस ब्लड को वापस लेके जाती है और इन्फीरियर वीना कैवा में जाकर छोड़ देती है। लिवर हैज़ वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। याद रखिएगा, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर जो है वो लिवर में है। यदि लिवर का एक बड़ा हिस्सा भी काट के निकाल दिया जाए तो बचा हुआ लिवर अपने आप को रीजनरेट कर देता है। तो जितनी रीजनरेशन पावर लिवर में है, हमारे शरीर के किसी भी और ऑर्गन में इतनी रीजनरेशन पावर नहीं होती। और न्यूरॉन्स में तो रीजनरेटिंग पावर बिल्कुल नहीं होती। यदि न्यूरॉन्स में एक बार डैमेज हो जाए
तो न्यूरॉन्स की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है। फंक्शंस ऑफ लिवर, इसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर, लिवर सेल्स आर वेरी एक्टिव और इसमें इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। पहला काम है लिवर का सिक्रीशन ऑफ बाइल। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि बाइल का सिक्रीशन तो लिवर में होता है, लेकिन बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। तो बाइल इज अल्कलाइन ग्रीन फ्लूइड, ये हरे रंग का होता है। इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल एसिड्स। बाइल जो होता है वो अल्कलाइन है, हरे रंग का होता है और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स और बाइल एसिड्स। बाइल सॉल्ट्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। बाइल सॉल्ट्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जिनके इंक्रीज होने पर पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। और बाइल एसिड्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड उन्हें कहते हैं जो लिवर प्रोड्यूस करता है, और सेकेंडरी बाइल एसिड प्राइमरी बाइल एसिड से बनते हैं इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की मदद से। तो बाइल एसिड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड होता है कोलिक एसिड, चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, और सेकेंडरी बाइल एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। तो प्राइमरी बाइल एसिड्स आर कोलिक एसिड एंड चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, और सेकेंडरी बाइल एसिड्स आर डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। बाइल न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ काइम। बाइल जो होता है वो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। बाइल मेक्स द काइम अल्कलाइन इन ड्यूडेनम। बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट बाइल सॉल्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद रखिएगा, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन बाइल सॉल्ट्स फैट के डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ये फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। तो बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, फिर भी बाइल सॉल्ट्स यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। इस तरीके से बाइल सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। प्राइमरी बाइल एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय लिवर, जबकि सेकेंडरी बाइल एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी बाइल एसिड by the bacteria in intestine. pH of bile is 8.6. याद रखिएगा, pH of bile is 8.6, इसका मतलब बाइल अल्कलाइन होता है। हम लगभग 1 से 1.5 लीटर बाइल रोज सिक्रीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, द रोल ऑफ लिवर इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, शरीर की सभी सेल्स के लिए एनर्जी का स्रोत जो होता है वो ग्लूकोज होता है, इसलिए खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जो भी मोनोमर्स मिलते हैं उन सबको लिवर ब्लड से निकालकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जितना ग्लूकोज हमें चाहिए होता है शरीर उसको यूज़ कर कर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में बच जाता है, एक्सेस होता है, उसे लिवर स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर को जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, उसके बाद यूज़ करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है उसे वेस्ट नहीं किया जाता। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर सेल्स स्टोर कर लेती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ये इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। तो ग्लूकोज इज द एनर्जी सोर्स फॉर ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, दस लिवर कन्वर्ट्स ऑल द अदर शुगर्स दैट इज मोनोसेक्राइड्स इनटू ग्लूकोज, और एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो एक्सेस अमाउंट जो ग्लूकोज का होता है शरीर में, उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ये इंसुलिन प्रमोट करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पौधे जो होते हैं वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स अपना खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, ग्लाइकोजन को इसीलिए एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो गया। यदि हम कुछ देर तक खाना ना खाएं तो रेगुलर हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है।
तो लिवर ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना, यानी ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बना रही है तो इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो लिवर वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, और ये ग्लूकेगॉन हार्मोन की मदद से होता है। तो याद रखिए, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है वापस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। यदि हमें काफ़ी दिनों तक भोजन ना मिले, खाना ना मिले, तो स्टारवेशन की कंडीशन में लिवर जो होता है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बनाने लगता है, जैसे फैट से और प्रोटीन से। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो याद रखिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिली, ज़्यादा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया, थोड़ी देर तक हमें खाना नहीं मिला तो वापस ग्लाइकोजन को लिवर ने ग्लूकोज में बदल दिया। लेकिन यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें खाना नहीं मिलता तो लिवर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे फैट्स और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये किडनी और स्ट्राइटेड मसल में भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लिवर का रोल होता है। 3 प्रोसेस होते हैं लिवर में, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड मेटाबॉलिज्म, रोल ऑफ लिवर इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट इन लिवर, लाइपोजेनेसिस। जब ग्लाइकोजन की जो स्टोर लिमिट है उतनी ग्लाइकोजन स्टोर हो गई, उससे भी ज़्यादा यदि ग्लूकोज बॉडी में है तो लिवर फिर उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। लिवर सेल ऑल्सो फॉर्म्स द फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, बाइल सॉल्ट्स एंड फैटी एसिड्स। सम फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय बीटा ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ये भी लिवर में होता है। एक्सेस कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज बाय लिवर सेल, जिसे कीटोजेनेसिस कहते हैं। लिवर फॉर्म्स लाइपोप्रोटीन्स ऑल्सो। आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि लाइपोप्रोटीन हमारे शरीर में होते हैं और कई तरह के होते हैं, जैसे LDL, VLDL, HDL। तो इन सभी लाइपोप्रोटीन्स का निर्माण भी लिवर में ही होता है। रोल ऑफ लिवर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीएमिनेटेड इन लिवर सेल्स। याद रखिएगा, हम जो भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस खाते हैं या प्रोटीन को हम किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो डाइजेशन के बाद सारा का सारा प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, और ये अमीनो एसिड जब लिवर में पहुंचते हैं तो उनमें से अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाता है, और अमीनो ग्रुप को निकालने को, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकालने को डीएमिनेशन कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएमिनेशन कहाँ पर होता है, लिवर में होता है। तो एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीएमिनेटेड इन लिवर सेल्स, और डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड मीन्स रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स। दिस अमीनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक टू बॉडी। ये डीएमिनेशन लिवर में हुआ। डीएमिनेशन का मतलब है अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड से निकालना, और अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, अमोनिया में। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही टॉक्सिक होती है, ज़्यादा देर शरीर में रहना इसका ठीक नहीं है, इसलिए लिवर इस अमोनिया को यूरिएज एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर यूरिया बनाता है, और यूरिया लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया के कंपैरिजन में। तो याद रखिएगा कि यूरिया का निर्माण भी लिवर में ही होता है, और यूरिया का निर्माण जिस साइकिल की मदद से होता है उस साइकिल को यूरिया साइकिल या क्रैब हैंसलिट साइकिल कहते हैं। क्रैब हैंसलिट साइकिल। यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनीज। यूरिया को किडनी बाहर निकालती हैं। मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय लिवर। लिवर में हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका निर्माण भी लिवर में ही होता है, और हमारे प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन्स होती हैं एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। याद रखिए, एल्बुमिन हमारी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करती है और स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है, ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटी प्रोटीन होती है एल्बुमिन। ग्लोब्युलिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बनाती है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का रोल ब्लड क्लॉटिंग में होता है,
और फाइब्रिनोजन ब्लड में पाई जाने वाली लार्जेस्ट प्रोटीन है। तो याद रखिए, हमारे शरीर में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण भी लिवर में होता है। एल्बुमिन स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, जबकि फाइब्रिनोजन लार्जेस्ट प्रोटीन है। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर के लिए नुकसानदायक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। लिवर सेल्स रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। फैगोसाइटोसिस। हमें पता है कि लिवर में कफर सेल्स होती हैं जो कि फैगोसिटिक सेल है। ये डेड आरबीसी, बैक्टीरिया, वायरस आदि को फैगोसाइटोज कर लेती हैं, किल कर देती हैं। एलिमिनेशन ऑफ बिलिरुबिन। हम सबको पता है और आगे भी हम पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि जब आरबीसी मैच्योर होने लगती हैं, आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन, और 120 दिन के बाद जब आरबीसी अपनी लाइफ खत्म करके स्प्लीन से पास होती हैं तो वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर निकल जाता है और हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये बिलिरुबिन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए इस बिलिरुबिन का एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन लिवर करता है बाइल के फॉर्म में, यानी बाइल में इस बिलिरुबिन को छोड़ता है और ये बिलिरुबिन फिर हमारे स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। इसलिए लिवर बिलिरुबिन को एलिमिनेट करने का काम करता है और लिवर ब्लड फिल्टर का काम करता है। एम्ब्रियो में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कुछ समय तक, शुरू के 3 महीने तक लिवर में आरबीसी भी बनती हैं, इसलिए एम्ब्रियोनिक लिवर हिमेटोपोइसिस का काम भी करता है। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन, लेकिन विटामिन डी का जो एक्टिवेशन होता है वो लिवर और किडनी में होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी का निर्माण हमारी स्किन में सनलाइट की मदद से कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, लेकिन ये इनएक्टिव विटामिन डी है। विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसे विटामिन D3 कहते हैं। 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल होती है और इसका निर्माण लिवर और किडनी में होता है। स्टोरेज फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर कुछ चीज़ों को स्टोर भी करता है, जैसे ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड्स, विटामिन ए, ई, डी, ई, के और B12, आयरन, कॉपर और फेरिटिन। लिवर स्टोर कर सकता है ग्लाइकोजन को, ट्राइग्लिसराइड्स को, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल में एक विटामिन को स्टोर करता है B12 और आयरन को स्टोर करता है। लेकिन आयरन की स्टोरेज जो फॉर्म होती है, यानी आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है फेरिटिन। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरिटिन। लिवर ऑल्सो एक्ट एज ब्लड रिजर्वॉयर। लिवर फॉर्म्स हिपैरिन। याद रखिएगा, हमारे शरीर में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे बहते हुए ब्लड को जमने नहीं देता, जिसका नाम होता है हिपैरिन, और हिपैरिन का निर्माण भी लिवर में होता है। लिवर फॉर्म्स विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन और लिवर प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन का निर्माण लिवर करता है, जो कि हेल्प करता है किडनी को टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये था लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत मेरे कमेंट सेक्शन में या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और डाइजेशन का फिजियोलॉजी लेके आएंगे। थैंक यू।